नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आज आप लोगों के समक्ष बीए सेमेस्टर 3 का पेपर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कोर 5 चैप्टर 2 का टॉपिक मेन प्रोविजंस ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी 74वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका लाभ आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में ले सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से शहरी स्थानीय शासन और इससे संबंधित प्रावधान का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है जिसे राज्य सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं, जैसे नगरपालिका परिषद, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पतन न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। सन 1687-88 में भारत में पहली नगरपालिका परिषद मद्रास में गठित हुई थी। 1726 में नगरपालिका परिषद की स्थापना बम्बई तथा कलकत्ता में हुई। सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक संकल्प पारित किया, जिसका स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा के रूप में स्वागत किया गया। इससे भारत में 1947 तक स्थानीय स्वशासन के विकास का प्रभाव जारी रहा। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में पहचाना गया। अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक यानी नगरपालिका विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगरपालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति पर परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना एवं सुधारना था। यद्यपि यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, किंतु अक्टूबर 1989 में यह राज्यसभा में गिर गया और निरस्त हो गया। बीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक स्थापित की। फिर भी यह विधेयक पास नहीं हुआ और अंत में लोकसभा विघटित होने पर निरस्त हो गया। सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने भी लोकसभा में संशोधित नगरपालिका विधेयक पुनः स्थापित किया। अंततः यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 1 जून 1993 को प्रभाव में आया। आगे हम लोग देखेंगे 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क, जिसमें कुल 18 विषय हैं और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत मुख्य बातें हैं, जैसे भारत में स्थानीय संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रयास किया गया। इसी प्रकार नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संबंध में 74वें संविधान संशोधन किए गए हैं। भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 अ द म्युनिसिपैलिटीज शीर्षक से नया जोड़ा गया है। इस भाग के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।
नंबर 1, 3 प्रकार के नगरीय निकाय। इस संविधान संशोधन देश भर में त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है। नंबर 1, नगर पंचायत। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में है, नगर पंचायत का गठन किया जाएगा, कहा गया है। नंबर 2 में नगर परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल। नगर परिषद का गठन छोटे नगरों में किया जाएगा। और नंबर 3 है नगर निगम। नगर निगम का गठन बड़े नगरों में किया जाएगा। इस प्रावधान के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के राज्यपाल किसी औद्योगिक क्षेत्र को उपयुक्त प्रकार के निकाय के गठन से मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया, छोटे नगर और बड़े नगर की परिभाषा व उसमें जनसंख्या, घनत्व व आय इत्यादि के बारे में स्पष्टीकरण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नगर निकायों का गठन। अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्यों में गठित किए जाने वाले प्रत्येक नगर निकाय में स्थानों की पूर्ति उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से होगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाएगा और इन वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे। अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि राज्य का विधानमंडल अधिनियम बनाकर नगर निकायों में वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था कर सकता है। जैसे नंबर 1, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो नगरीय प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखते हों। नंबर 2, लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के लिए। नंबर 3, नगर निकाय के क्षेत्र की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए। नंबर 4, संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 243(s) की उपधारा 5 के अंतर्गत गठित की जाने वाली समितियों के अध्यक्षों के लिए। अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि नगरीय प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को यदि नगर निकाय से संयोजित किया जाता है तो उन्हें नगर परिषद की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे वार्ड समितियों का गठन। संविधान संशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निकायों में एक या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। इस प्रकार गठित की जाने वाली समितियों के संबंध में आवश्यक प्रावधान करने की शक्तियां राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई है। राज्य विधानमंडल यह विनिश्चित कर सकेंगे कि वार्ड समितियों का गठन, क्षेत्राधिकार और उनके गठन की प्रक्रिया क्या होगी। वार्ड समितियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले वार्ड मेंबर उस समिति के सदस्य होंगे। संविधान द्वारा नगर निकायों में परिव्याप्त इन वार्ड समितियों के अतिरिक्त भी राज्य विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से अन्य समितियों का गठन किया जाना संभव हो सकेगा। आगे हम लोग देखेंगे सीटों का आरक्षण। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नगर निकाय या नगर पालिका में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा आरक्षित की गई सीटों का बारी बारी से आवर्तन यानी रोटेशन किया जाएगा। उपर्युक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और इन स्थानों का बारी बारी से नगर निकाय के क्षेत्र में आवर्तन यानी रोटेशन किया जाता रहेगा। अधिनियम यह व्यवस्था भी करता है कि नगर निकायों में अध्यक्ष व सभापति के पदों पर भी अनुसूचित जातियों
जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर कर सकेंगे। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 334 में दिए गए सामान्य आरक्षण के जारी रहने तक प्रभावी रहेगी। संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधानमंडलों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि अधिनियम बनाकर वे नगर निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कार्यकाल संबंधी प्रावधान। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से देश भर में निकायों का कार्यकाल उनकी पहली मीटिंग की तिथि से यदि वे निर्धारित समय से पूर्व भंग नहीं कर दी जाती है तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और इससे अधिक नहीं। इस प्रावधान के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी नगर निकाय को भंग किए जाने के पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक नगर निकाय के चुनाव के लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व संपन्न कराए जाएंगे और यदि किसी नगर निकाय को भंग किया जाता है तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह के भीतर उसके चुनाव कराए जाने होंगे। किंतु यदि भंग किए जाने के बाद उस नगर निकाय का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने में 6 माह से कम की अवधि रह गई है तो अंतरिम चुनाव कराए जाने आवश्यक नहीं होंगे। अंतरिम रूप से चुनाव कराए जाने पर उस नगर निकाय का कार्यकाल उतना होगा जितना वह भंग नहीं किए जाने की स्थिति में कार्यशील रहती है। राज्यों में नगर निकायों के लिए चुने जाने हेतु सदस्यों की योग्यताओं या अयोग्यताओं के संदर्भ में प्रावधान करने का दायित्व राज्य के विधानमंडल पर छोड़ा गया है। इस प्रावधान में यह कहा गया है कि इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेंगे, किंतु कोई भी व्यक्ति नगर निकायों का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होगा यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन अयोग्य नहीं है। यदि योग्यता के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नगर निकायों की शक्तियां। नगर निकायों द्वारा संपादित कार्यों, दायित्वों और उनकी शक्ति व सत्ता के संदर्भ में इस संविधान में यह कहा गया है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और सत्ता दे सकेंगे। ऐसे कानून के माध्यम से इन संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण व संविधान की 12वीं अनुसूची में निर्धारित मामलों को संपादित करने के लिए दायित्वों का आरोपण कर सकेंगे। देश के नगर निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक नई सूची संविधान की 12वीं अनुसूची में इस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है, जिसका उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे नगर निकायों को कर लगाने व कोष एकत्र करने की शक्तियां। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नगर निकायों को कोष के निर्माण और उसमें होने वाली आय के लिए विनियमन करने का दायित्व राज्य विधानमंडलों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर नगर निकायों द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों तथा राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान कर सकेंगे। आगे वित्त आयोग का गठन। संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत गठित वित्त आयोग देश के नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा कर सकेगा। राज्य के राज्यपाल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नगर निकाय का दायित्व उसी आयोग को सौंप सकेंगे जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित किया गया है। यह आयोग निम्नलिखित मामलों के लिए सिद्धांतों का निर्धारण कर सकेगा, जैसे नंबर 1, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, ड्यूटी, टोल टैक्स एवं फीस आदि से हुई आय का राज्य सरकार एवं नगर निकायों के मध्य वितरण। नंबर 2, नगर निकायों द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों, ड्यूटी, टोल टैक्स और फीस। नंबर 3, राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को दिए जाने वाले अनुदान। और नंबर 4, राज्य के नगर निकायों के सुदृढ़ वित्तीय हित में उसे राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों के संदर्भ में भी वित्त आयोग दायित्वों का निर्वाह कर सकेगा। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को राज्य सरकार के स्पष्टीकरण सहित राज्यपाल द्वारा
राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नगर निकायों का लेखा और अंकेक्षण। संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधानमंडलों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वे अधिनियम बनाकर नगर निकायों द्वारा अपने आय व्यय के रखे जाने वाले लेखा और उनके अंकेक्षण के लिए प्रावधान कर सकेंगे। और आगे इसमें हम लोग देखेंगे नगर निकायों के चुनाव से संबंधित प्रावधान। संविधान संशोधन अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्य में समस्त नगर निकायों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनाव के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित निर्वाचन आयोग में निहित होगा। संविधान के इन प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल नगर निकायों के चुनाव को संपादित करने के लिए आवश्यक प्रावधान अधिनियम बनाकर कर सकेंगे। संविधान के ये समस्त प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रभावी बनाए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे जिला नियोजन समिति। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिले में कार्यशील पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित रूप देने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले के लिए विकास की समग्र योजना का प्रारूप विकसित करने के लिए सक्षम होंगी। राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जिला नियोजन समितियों के गठन और उसके सदस्यों के चुने जाने के लिए आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे। आगे है महानगरों के लिए नियोजन समिति। प्रत्येक महानगर के लिए महानगरीय नियोजन समिति के गठन का प्रावधान भी इस संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल अधिनियम बनाकर इस प्रकार गठित किए जाने वाली महानगरीय नियोजन समिति के बारे में आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे। यह महानगरीय नियोजन समिति नगर के लिए नगरीय विकास का प्रारूप बना सकेगी और उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी करेंगे। राज्य में गठित किए जाने वाले वित्त आयोग के प्रावधानों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 280 को भी संशोधित किया गया है। इसी प्रकार नगर निकायों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की जो दृष्टांत सूची संविधान में जोड़ी गई है, उसे भी 12वीं अनुसूची के रूप में संविधान में स्थान देकर व्यवस्था की गई है। इस तरह देश की नगरीय निकायों के संगठन में परिव्याप्त विषमताओं को दूर करने तथा इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता के अभाव, इनके अनियमित चुनाव, लंबे समय तक अधिक्रमित रहने, उनकी दयनीय आर्थिक दशा, उन्हें पर्याप्त शक्तियां व अधिकारों का अभाव, अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व इत्यादि स्थितियों से मुक्त करने के लिए संविधान में 74वें संशोधन करते हुए बेहतर प्रयत्न किया गया है। इस विवरण से स्पष्ट है कि इन परिवर्तनों के समावेश के बाद देश के नगरीय निकाय अधिक आधार प्राप्त कर सकेंगे और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन के लिए एक बेहतर प्रयास है और इस 74वें संविधान संशोधन के बाद आज भारत के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में ये संस्थाएं सफलतापूर्वक कार्य करते हुए उनके समुचित विकास और मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत हैं। धन्यवाद।